हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, 11th क्लास का चैप्टर है और बोर्ड्स के लिए मतलब 11th क्लास, ठीक, जेईई और नीट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ना दो क्वेश्चन एवरी ईयर हर साल आते ही आते हैं, जेई में भी, नीट में भी और बोर्ड में भी। ठीक है, तो अब तुम समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। जेई वालों के लिए मतलब ये लेके आएगा 8 मार्क्स। ठीक है ना। अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, बॉन्डिंग के बारे में। ठीक, फिर मतलब कुछ एलिमेंट्स बॉन्डिंग शो करते हैं और कुछ नहीं शो करते, क्यों नहीं शो करते। ठीक, फिर उसके बाद नोबल गैसेस, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, है ना, यही डिस्कस करूंगा। और इसके बाद अगर कर पाया तो फिर हम करेंगे ऑक्टेट रूल को, है ना, ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहली चीज से केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग बोलते हैं किन्हीं दो चीजों का आपस में मिलना है, चिपकना। ठीक है, वो बॉन्डिंग होती है ना। हिंदी में तो बोलते हैं आवन। ठीक है, तो बॉन्डिंग जब भी कोई दो एलिमेंट या कोई भी दो चीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो फिर वो एक पोजीशन के बाद अपने एक दूसरे से वो लिंक्ड फील करते हैं। ठीक, लिंक्ड फील करते हैं और वही लिंकिंग जो है वही क्या है, बॉन्डिंग। ठीक है, तो जब कोई भी दो एटम, ठीक है, ऐसे मान लो ये दोनों एटम थे। ठीक, जब भी कोई दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे को जब वो अप्रोच करते हैं तो चार टाइप की फोर्सेस उसमें आती हैं, है ना। फिगर में या तुम बोलो कि पिक्चर में चार टाइप की फोर्सेस आएंगी। कौन कौन सी जो आएंगी मेनली, अगर मैं बोलूँ तो रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस ये दोनों, है ना, ये वाली और ये वाली। और ये जो है दो, ये आएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक, तो देखो अगर मैंने बता दी बॉन्डिंग क्या है ना, डिस्कस करता हूँ मैं वाई बॉन्डिंग सोज या नॉट, है ना। अगर देखो ये जो है रिपल्सिव फोर्सेस दोनों के दोनों, पहले तो ये किसमें लगती है वो बताता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे करता हूँ, ये एक एटम है ना, एटम ए, एटम बी, है ना। तो इनके पास चार फोर्सेस लग रही हैं। ऐसे मैं करता हूँ थोड़ा, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इन दोनों के पास, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन है इनके पास, है ना, कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो पहला अट्रैक्शन फोर्सेस जो आएंगी वो किस किस के बीच में आएंगी। अट्रैक्शन देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट कर सकता है इसको, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इसे अट्रैक्ट कर सकता है इस पॉजिटिव को। ठीक है, ये दो हो गई अट्रैक्टिव। ठीक, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं, है ना। तो ये दो जो हैं, ये क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो पहले एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्टिव, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बी। ठीक, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी। ठीक, ये अट्रैक्टिव, और अब न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी, ये क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। ठीक, अब बॉन्डिंग शो करेगा या नहीं करेगा, इन चारों फोर्सेस बोलो या तुम दो फोर्सेस बोलो, इन पर डिपेंड करेगा। ठीक, कैसे डिपेंड करेगा, देखो अगर ये दोनों फोर्सेस ज्यादा हुई, ये वाली ज्यादा हुई, डोमिनेंट हुई, तो वो बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक, और अगर
और ये वाली ज़्यादा होंगी, रिपल्सिव वाली, ठीक, रिपल्सिव वाली, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, है ना, और यहाँ पे करेगा इसमें, है ना, ठीक। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें, ठीक, चलो देखो पहले तो कुछ लिखा हुआ है मैंने। तो वैन बॉन्डिंग, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि जब व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, फोर टाइप ऑफ फोर्सेस कम इनटू द पिक्चर, ठीक। जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो चार टाइप की फोर्सेस आती हैं, एक, दो और तीन, चार, है ना। ओ, तो देखो जो था कि व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर, फोर टाइप ऑफ फोर्सेस कम इनटू द पिक्चर, या फिगर, ठीक है, ये वाली, एक दो, मतलब ये एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी टाइप का रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बी और न्यूक्लियस ऑफ ए, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन होगा, है ना। इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, लेकिन एक दूसरे को उसमें अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होगी, डोमिनेंट होगा, डोमिनेट करेगा जब भी किसी में भी, तब बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, बॉन्डिंग शोज, ठीक। और अगर ऐसा हुआ रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक, तो बॉन्डिंग नॉट शोज, शो नहीं करेगा, ठीक है, एज सिंपल, ठीक। ये लिखा, इफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट फोर्स देन रिपल्सिव फोर्सेस देन बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है। और जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो क्या हुआ कि बॉन्ड जो है वो दो तरीके से फॉर्म हो सकता है ना। कौन कौन सा? या तो वो कंप्लीट शेयरिंग करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है, इसने या इसने किसी ने भी एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। तो क्या हुआ कि जो है अब बॉन्ड जो बना था वो इस इलेक्ट्रॉन के इधर आने की वजह से बना था, जो कि अब पार्ट बी का, एटम बी का वो बन गया, है ना। तो पूरा ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इसका एग्जांपल तुम जानते हो, NaCl, ठीक। Na से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ऐसे एक बॉन्ड बनता है ना, NaCl, ठीक, इससे प्लस और माइनस ऐसे दिखाते हैं ना। और दूसरा टाइप जो होगा वो होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन बनाता है चार, तो वहां पे क्या होता है कि कार्बन की चार वैलेंसी है ना, आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है ना, एक दो तीन चार। तो कार्बन तो चार दे नहीं सकता, क्योंकि तीन तक तुम दे सकते हो, लेकिन चार जो है देने का, ये जो है फोर जो है इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल मान सकते हो तुम, ठीक है, आठ वाले से, है ना, ऑक्टेट रूल से। तो चार पे हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मतलब जनरली स्टेबल है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो यहाँ से ये क्यों जाएगा, तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरा कोई भी एटम लेके, ठीक है, और उसके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है, अपने बॉन्ड्स की, ठीक है। तो वो हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो देखो अब नोबल गैसेज कौन कौन सी होती है, नोबल गैस, देखो नोबल गैस कौन कौन सी होंगी, नोबल गैस हीलियम, नियॉन, नीना नीना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और रेडॉन, है ना, यही है, HENEAR, हीलियम, है ना। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। नियॉन, आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के पास अ, जो भी है, लेकिन तो वो क्या है कि अगर तुम देखो जनरली कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, देखो He का जो था उसके पहले ऑर्बिटल में क्या है कि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका मतलब ऑक्टेट या डुप्लीट जो तुम बोलो वो कंप्लीट है ना। ऐसे ही जो नियोन है इसका जो वो है, वैसे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर जो है सेकंड ऑर्बिटल
उसमें 8 आने चाहिए और उसमें 8 पूरे हैं, तो ये भी फुलफिल्ड हो गया, ठीक, कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे ही आर्गन है ना, और ऐसे ही क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो does not formed any type of bond because their octet or duplets are completely filled, ठीक। according to Lewis primarily completion of octet is the requirement of the stability। अभी जैसे मैंने बताया कि ये सभी के सभी क्या कि अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, और ये थ्योरी जो है ये है लेविस ऑक्टेट थ्योरी, है ना, ऑक्टेट थ्योरी, ठीक। अभी इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा नोबल गैस के बाद, ठीक। तो ये हो गया कि लेविस ऑक्टेट की जो उसकी थ्योरी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक, स्टेबल होगा वो, अगर उसका कंप्लीटली स्टेबल फील्ड है, ठीक है, सॉरी वो ऑक्टेट फील्ड है ना। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, दोज एटम विच अंडरगो इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन मे बी इनटू टू डिफरेंट पॉसिबल वेज। जो हमारा जो वो हुआ था बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक। तो इसके बाद मैं करता हूँ लेविस ऑक्टेट रूल, ठीक, लेविस ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलेगा अब, कुछ नहीं बोलेगा, जो हम बोलवाएंगे वही बोलेगा, लेविस ऑक्टेट रूल। ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये केमिकल बॉन्डिंग को किसी के सामने रखा था, ठीक, और इन्होंने कॉपी पेन पे ऐसे ही बनाया था मेरे अकॉर्डिंग, पता नहीं कैसे बनाया था, लेकिन इनकी थ्योरी जो थी वैसे काफ़ी सही थी, लेकिन बहुत वाहियात थ्योरी है इनकी। इनकी थ्योरी बोलती है कि अगर कोई एटम है, ठीक, ये एक एटम है, ठीक, और ये उसके ऑक्टेट, ठीक, तो अगर ये एटम किसी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक, अगर इसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो ये पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए करेगा अपने मतलब के लिए कि ये अपने ऑक्टेट ऑक्टेट और ड्यूप्लिकेट, ठीक, दोनों को कंप्लीट कर सके, ठीक है, सिर्फ इसलिए वो करेगा कि ये अपने इनको कंप्लीट कर सके, है ना, ये इनका अकॉर्डिंग था, ठीक। ऑक्टेट रूल सिर्फ इतना ही बोलता है कि कोई भी वो है एटम, वो केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है कि वो अपने ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर ले, ठीक, ठीक है। और इसके बाद अभी हम करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स देखे थे अभी हमने, तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स में जो हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड, ठीक, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ लेते हैं हम, इसको आगे फिर हम एक बार और डिस्कस करेंगे इसके ड्रॉबैक्स पे, ठीक है। अभी के लिए तो मैं इतना याद रखूँ, ठीक है, इतना है ना। तो आयनिक बॉन्ड, तो एनायन सॉरी आयनिक बॉन्डिंग जो है, आयनिक बॉन्डिंग होगी कि इलेक्ट्रॉन पूरे ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक एटम से एटम बी पे पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए, ठीक। द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। और देखो जो एटम उसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो एटम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक, तो जिसने दिया वो डोनर है, ठीक है, वो दानी है, और जिसने लिया वो ऋणी या एक्सेप्टर है ना, ठीक। तो जिसने दिया उसके पास वैकेंसी हुई, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास, ठीक, पॉजिटिव लगा देता है ना। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। और जितने इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा उतने नेगेटिव चार्ज, ठीक, और जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा पूरा होने में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जितने यहाँ पे फालतू हैं, एक्स्ट्रा हैं इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही यहाँ पे अ, वो आएंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो एटम कैटायन की तरह रिएक्ट करेगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं NaCl, ठीक, NaCl, ठीक, NaCl की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, और Cl जो है इसके में 7 है, ठीक।
7, ठीक है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कर लो, दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना, ठीक। तो दोनों, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने वही लिखा है कि द एटम हैव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जनरली एज अ कैटायन, ठीक है। 1, 2 या 3 हद तक इतने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 3 भी रखते हैं, मतलब 3 वाले भी कभी कभी आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं। लेकिन जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, है ना, ये क्या है कि ये उसमें शेयरिंग में बिलीव ज्यादा करते हैं, तो ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक। और अगर इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Na का एक ऑर्बिट कम हो गया, और Na का ऑर्बिट कम होने के बाद पहले उसके पास जहाँ 3 ऑर्बिटल थे, अब उसके पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्यों, उसके पास थे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक उसके पास से चला गया, ठीक। और इसके पास जो तो 3 ऑर्बिटल थे, ठीक। Cl के पास पहले में 2, फिर दूसरे में 8, और फिर तीसरे में 7 थे, लेकिन अब इसमें 8 आ गए इसमें भी फिर, ठीक है। और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा सिर्फ NaCl, बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे Na प्लस Cl माइनस लिखते हैं ना, ऐसे बॉन्ड, ठीक है, NaCl, ठीक। MgCl2, ठीक। MgCl2 पे क्या होता है कि Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको देता है Cl को, है ना, Mg2 प्लस और Cl माइनस, Cl2 माइनस, है ना, या बोलो तुम Cl माइनस और Cl माइनस, 2 Cl, है ना। Mg क्या करता है कि Mg ऐसे बॉन्डिंग करता है Cl के साथ, MgCl, ठीक है। तो MgCl2, MgO, MgO क्या, Mg डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है ना। ये 3-4 एग्जांपल हैं, 3। और देखो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है कि Na और Cl, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, यहाँ पे कहीं बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन किसकी तरफ है वो, Cl की तरफ, मतलब ऐसे इस तरफ ज्यादा है। और शेयरिंग वाला जो होता है, शेयरिंग में है, तो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है और इसकी तरफ है ना, तब वो शेयरिंग में होते हैं ना। और इसकी तरफ जनरली ऐसा होता, बॉन्ड ऐसे भी बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है ना। तो इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन ना ही तो इसकी तरफ गया और ना ही इसका इसकी तरफ आया इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन्होंने दोनों ने शेयरिंग की है, वाई इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भी वो कर रहा है और एक्स इसके इलेक्ट्रॉन को लेके वो कर रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ऐसे करके ये दोनों अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का ले भी नहीं रहे हैं, और इनके पास ना ही तो पॉजिटिव चार्ज आता है और ना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन NaCl में क्या है कि Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, उसको ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, वो तो ऐसे करके इसका सेव करेगा और ऐसे कर लेगा Na के साथ, ऐसे बॉन्डिंग करता है ना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, अभी जैसे NaCl वगैरह, तो NaCl की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो NaCl की अगर प्रॉपर्टीज शो करेगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग के या आयनिक बॉन्ड जो शो करता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसके 2 ही हैं, मतलब या तो हम उसका फिजिकल स्टेट देखेंगे, ठीक, उसके मतलब बॉन्डिंग करने के बाद उसके फिजिकल पे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। और या फिर हम उसका केमिकल देखेंगे, केमिकल में क्या देखेंगे हम उसका, या तो मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे कि मतलब बॉन्ड बनाने के बाद मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट, जनरली हम यही चेक करते हैं, या तुम इसको बोल सकते हो केमिकल स्टेट देखेंगे हम इसके, है ना, ठीक। आयनिक बॉन्डिंग में क्या है कि अगर हमने मान लो कि एक कोई बॉन्ड बनाया है ना, तो हम ये चेक करेंगे पहला तो कि मतलब ये शेप कैसा है इसका, ठीक, फिजिकल, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा नहीं कराएगा, ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, और 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, ठीक है, क्रिस्टल होगा या कैसा होगा, ठीक है, वो चेक करेंगे हम फिजिकल स्टेट में, है ना। और केमिकल स्टेट में हम देखेंगे कि जब बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उसके बाद इन दोनों कंपाउंड से पहले इनका अलग अलग इंडिविजुअल, ठीक, Na और Cl का जो वो था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, पहले वो चेक किया, और फिर चेक किया कि बॉन्ड बनने के बाद, NaCl बनने के बाद इनके उसमें कितना वो आना आया चेंज, है ना, इन दोनों का एवरेज निकाल के और फिर इसका निकाल के मेल्टिंग पॉइंट, फिर हम वो चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस आया, है ना।
या तुम बोलो कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हम चेक करते हैं इसका, ठीक है। ठीक, तो देखो अभी हमने क्या क्या लिखा कि जो उसकी आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट पे क्या डिफरेंस होगा या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, और केमिकल स्टेट उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द नंबर ऑफ आयनिक आयंस फॉर्मिंग, है ना, दैट क्रिस्टल। कोई क्रिस्टल अगर बना, NaCl जो है ये क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, है ना, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। एंड द क्रिस्टल हैव 3D स्ट्रक्चर, दीज हेल्प टुगेदर। और 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मतलब वो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और कहीं इस तरह भी लाई करेगा, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे सभी तरफ, है ना, ठीक, सभी दिशाओं में होगा, है ना, ठीक। तो 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर जो वो 3D स्ट्रक्चर बनेगा और वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बंधे रहते हैं, ठीक है, कंपाउंड। NaCl जो है अगर ये बहुत सारा एक्सेस में हो तो वो सबके सब क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में बंधे रहेंगे, और NaCl खुद जो एक उसका वो होगा मोल, या एक उसका तुम बोलो कि एक स्ट्रक्चर, वो भी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसमें भी शो होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड कैन नॉट मूव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होता है, देखो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब होता है वो चार्जेस के बीच में होता है, और चार्जेस के बीच में देखो अगर एक पॉजिटिव है ना और एक नेगेटिव है, ठीक, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, और अट्रैक्ट करते हैं, और क्या होता है कि ये जो होते हैं कंपाउंड जो हमारे बनते हैं इसमें देखो चार्जेस अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। एक पे चार्ज कितना है, -19 है, इतना इस पे, और इस पर माइनस का इतना है ना, ठीक है, चार्ज बहुत सही है। और जब ये बॉन्ड बनता है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है ना, पैकोमीटर में होती है, तो मतलब 10⁻20 के आसपास होती है, 15 पता नहीं कितनी होती है ना, पिकोमीटर में होती है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है बॉन्ड, है ना। तो जो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो गई इनके बीच की, आर, आर अगर तुम नेग्लेजिबल कर दो तो, आर नेग्लेजिबल कर दोगे तो जो वो है, हाँ, 1 सेकेंड, मैं यही पेज पर से यूज करता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो होती है अपनी K Q1 Q2/R², है ना। तो चार्जेस पे तो ये ऐसे बोलो कि चार्जेस पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके R² के, है ना। तो अगर आर बिल्कुल नेग्लेजिबल हो गया, ठीक है, आर खत्म, तो किस पे डिपेंड कर, फिर क्या हुआ कि मतलब आर खत्म हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे ये कम होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, और ये खत्म तो ये हाई हो गया ना, है ना, और के क्या कांस्टेंट है, ऐसे इक्वल टू लगाने के लिए Q1 Q2। तो चार्ज बहुत सही है, और उसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत शानदार है इससे, तो वो मूव नहीं कर सकता, है ना। और इसके केमिकल और बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव, उसे मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए या उसे स्ट्रक्चर को मूव करने के लिए, ठीक है, बॉन्ड्स को मूव करने के लिए तुम्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड हेंस आयनिक कंपाउंड्स आर रिलेटिवली हाई इन मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज हाई डेंसिटी। उनके पास डेंसिटी भी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि वो जो है होता है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये क्रिस्टल नेचर में होते हैं। अभी क्रिस्टल में NaCl था ना, तो इसके पास NaCl जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे शो करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, और डेंसिटी भी इसकी बढ़ी, है ना, इंक्रीज हुई, और क्रिस्टल नेचर में भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, ठीक है, इतनी चीज। और इसके बाद अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ आयनिक कंपाउंड की, तो देखो ये जो है कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो पोलर नेचर में है ना, पोलर नेचर में मतलब कि उसके एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पोल पे नेगेटिव चार्ज है ना, NaCl, है ना, ऐसे मैं बार बार NaCl ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, ठीक। या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ कि कोई एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर डेल पॉजिटिव, इसे
डेल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव बोल सकते हो तुम इसको ना। तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, इससे पोल बने हुए हैं ना, अगर पोल क्रिएट हुए तो ये पोलर नेचर का है, ठीक है। तो पोलर नेचर का होता है ये आयनिक कंपाउंड, ठीक। आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर का है, ठीक। तो ये पोलर, अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूशन है या पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट जैसे मैं बोलूँ वाटर है ना, H2O, ठीक है। अगर तुम H2O को देखो तो H2O में HO और O, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, और इसका जो वो होता है, ये होता है कि यहाँ पे डेल नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे H ना, डेल पॉजिटिव, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ H2O, तो ये भी पोलर है ना। तो आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत शानदार तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड पोलर इन नेचर, हेंस दीज आर बेटर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से ये मिक्स करेंगे, ठीक। और अगर हम यहीं पे नॉन पोलर कोई वो ले लें सॉल्यूशन, कोई भी नॉन पोलर है ना, तो उसके साथ ये ना सॉल्युबल नहीं होगा, है ना, सॉल्युबल नहीं होगा, और इसके साथ सॉल्युबल होगा, मिक्स कर जाएगा, है ना, ठीक। और आयनिक कंपाउंड डज नॉट सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी, और लेकिन अगर तुम किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर तुम सॉल्यूशन में डालो या H2O में डालो, तो क्या होगा कि वहाँ पे ना H2O में O के लोन पेयर्स, ठीक है, O के लोन पेयर्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, तब ये क्या होता है, तब ये जो है गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन सिर्फ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड जहाँ जिस भी कंपाउंड में फॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वो जनरली शो नहीं करेगा, और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है वहाँ पे, तो क्या कराना पड़ेगा कि वहाँ पे हम उसे सॉरी हम उसे सॉल्युबल बना दें, या ठीक है, किसी पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करके, तब वहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये ना ही तो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, देखो क्यों कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम तो होता है उसका फॉर्मूला, है ना, आइसोमेरिज्म में, ठीक। बट स्ट्रक्चर जो होती है डिफरेंट होती है, ठीक। अगर वो मूव नहीं कर सकता, ठीक, क्रिस्टल फॉर्म होने की वजह से अगर आयनिक कंपाउंड मूव नहीं कर सकते, ठीक, मूव नहीं कर सकते, तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता है, आइसोमेरिज्म डज नॉट शो, ठीक। और सेम एज हाइब्रिडाइजेशन भी शो नहीं करता है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन भी शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी तक हम यही कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में लेटिस एनर्जी, लेविस एक्टेड रूल, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। पहले हम अ, इसके बाद लेटिस एनर्जी पढ़ेंगे, एनर्जी, ठीक, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे ऑक्टेट रूल से, ठीक है, ऑक्टेट रूल नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।